तो देश के सबसे बड़े सूबे की पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर धार्मिक पहचान का पट्टा टांगने का आदेश दे दिया है और कहा है कि कावड़ यात्रा में किसी तरह का अधर्म ना हो और इसलिए कावड़ मार्ग में पड़ने वाली दुकानों, ढाबों और रेहड़ी वालों को अपनी पहचान उजागर करनी होगी। बताना होगा कि वो किस धर्म और जाति का है। इस पर सियासी हंगामा भी शुरू हो चुका है। ओवैसी ने यूपी पुलिस के इस फरमान के पीछे हिटलर की तानाशाही को याद कर लिया है और अखिलेश यादव ने पूछ लिया कि गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते नाम होगा तो क्या पता चलेगा। वैसे आजादी के 70 साल बाद अगर ये नौबत आई तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। मतलब यूपी में दुकान लगाओगे, धार्मिक पहचान बताओगे। यूपी पुलिस का ये फरमान अब सड़कों पर दिखाई देगा। सवाल ये भी है कि क्या ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कावड़ यात्रा के बहाने जनता के मूड को भांपने की कोशिश हो रही है, जिसको आने वाले वक्त में सियासत के केंद्र में भी लाया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। जिन साहब ने आदेश दिया है, उन्होंने संविधान की शपथ लेते वक्त यही पढ़ा होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो फिर सवाल है कि आजादी के 70 साल बाद आज किसी को पहचान का पट्टा टांगने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। क्या ये फरमान लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए सही है? क्या हम गांधी के सपनों के लोकतंत्र की रक्षा कर पा रहे हैं? सवाल ये भी है कि आज धार्मिक पहचान बताने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। इसके पीछे प्रशासन की आखिर क्या मजबूरी हो सकती है? क्या किसी तरीके के धर्म युद्ध की आशंका है? वैसे हो कुछ भी, लेकिन यूपी पुलिस के फरमान ने सियासी धर्म युद्ध का अखाड़ा तैयार कर दिया है। इस पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी लिखा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कावड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता है और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बॉयकॉट था। ओवैसी साहब को यूपी पुलिस के फरमान में हिटलर की तानाशाही दिखाई दे रही है और दक्षिण अफ्रीका की गुलामी याद आ रही है, लेकिन ओवैसी साहब को धार्मिक कट्टरता क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्या ये सच नहीं है कि इसी देश में थूक जिहाद से लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश हो रही है? ये कुछ तस्वीरें हैं जिनमें देखा जा सकता है कि कोई फल वाला फलों में थूक लगा रहा है तो कोई दाढ़ी बनाते वक्त थूक का इस्तेमाल कर रहा है। पिछले कुछ सालों में ऐसी तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई है। तो क्या इन्हीं तस्वीरों ने यूपी पुलिस को धार्मिक पहचान उजागर करने के लिए लोगों को मजबूर किया? यूपी पुलिस के आदेश के मुताबिक अब यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले होटल, ढाबों, छोटे मोटे दुकानदारों को अपनी धार्मिक पहचान का पट्टा टांगना होगा। कांवड़ यात्रा को देखते हुए यूपी पुलिस की अपनी मजबूरी होगी, उसे प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। लेकिन पुलिस के इस आदेश ने विपक्ष को यूपी में सियासत करने और सरकार को धार्मिक कट्टरता के लिए घेरने का मौका जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब अपनी पहचान बताने के लिए पट्टा टांगना होगा। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। मैं आपको सबसे पहले प्रमोद मिश्रा जी से मुलाकात कराना चाहूंगी। बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हरनाम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ RLD से हमारे साथ सम्राट सिंह जुड़ गए हैं और मोहम्मद फरहान राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और पहला सवाल मेरा बीजेपी से ही है। मैं सर आप ही से ये जानना चाहती हूँ प्रमोद जी
कि आखिर ये जो फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से लाया गया है कि अब आपको पहचान बतानी होगी, आखिर क्या मजबूरी रही है इस तरह के फैसले लाने पड़े हैं? जी नमस्कार वर्षा जी, और नमस्ते सभी को। नहीं, ये आपत्ति क्यों होनी चाहिए? उपभोक्ताओं को ये नहीं पता होना चाहिए कि वो भोज्य क्या है और भोज्य का विक्रेता कौन है? ये इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए किसी को? पहचान किसके यहाँ से क्या ले रहे हैं और हम क्या ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, कितने में ले रहे हैं, क्या इन पर कोई आपत्ति होनी चाहिए? और धर्म जैसे शब्दों का तो कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। कहा यह गया है कि जितने लोगों भी जो भी विक्रेता हैं वो अपनी पहचान को उजागर करके रखें, जिससे कि उपभोक्ताओं को ये पता लगे कि हम क्या खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं। तो ये हर उपभोक्ता का अधिकार है। इसमें राजनीतिक चश्मे से हर चीज को देखने की आवश्यकता कहां पर है? मुझे तो हैरानी हो रही है ऐसे विश्लेषणों पर। हमारी आदत पड़ गई है कि हर विषय पर हम उसको उसी तरह से देखते हैं। राजनीति अल्पसंख्यकों के आधार पर नहीं लड़ी जा रही है, राजनीतिक दलों का मुद्दा नहीं है क्या? वो उसके आधार पर नहीं अपनी नीतियों को बना रहे? सरनेम लिखा जाता है नौकरियों में और हर जगह पर अपना पूरी पहचान देनी पड़ती है, तो वो क्या है? मैं अभी आपका विश्लेषण सुन रहा था इस डिबेट के प्रारंभ होने से पहले कि ये पहली बार हो रहा है। पहली बार तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पहली बार ऐसे क्षेत्र में हो रहा है ये कहा जा सकता है, लेकिन हर जगह पर इसकी व्यवस्था है। हर व्यक्ति को जानना चाहिए कौन है, कहां है, कैसे है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई आपत्ति का ये विषय है। आपत्तिजनक इसमें कुछ भी नहीं है। मैं क्या सामान खरीद रहा हूं, कहां से खरीद रहा हूं, किससे खरीद रहा हूं, कितने में खरीद रहा हूं, इस सबको जानने का मेरा उपभोक्ता का अधिकार है। तो इसमें आपत्ति कहां है? ठीक है, हरनाम जी, आप ही से जानना चाहूंगी, उपभोक्ता के अधिकार है कि वो क्या खरीद रहे हैं, कहां से खरीद रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है कि अगर पहचान दिखाने के लिए पट्टा टांगना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कैसे देखते हैं आप? कह रहे थे कि देश के संविधान को खतरा है, तो ये संविधान को खतरा इसी बात से है जो असंवैधानिक काम बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आज ये किस देश को अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 साल बाद। आज देश में आप एक समाज को, एक धर्म को, एक जाति को टारगेट करेंगे। आज ये केवल मुसलमानों की वजह से कह रहे हैं कि वहां पर आप अपना पट्टा लगा लीजिए। कल ये कावड़ में कहना शुरू कर देंगे, जो कावड़ में दलित लोग जाते हैं वो भी पट्टा लगा के आए कि वो दलित है कि कौन है, ओबीसी कौन है। इस धर्म, इस संविधान में सबको आजादी है, वो कैसे रहे, कैसे खाए, कैसे पिए। अब आपने अपना नाम वर्षा मौर्य रखा है, मैंने अपने नाम के आगे हरनाम सिंह के आगे कोई सरनेम नहीं लगाया। ये मुझे संविधान आजादी देता है। ये कौन से देश में आप कहां लेकर जा रही है भारतीय जनता पार्टी इस देश को? 75 साल क्या हमने इस देश को, जो सबने मिलकर आजाद कराया था अंग्रेजों से, क्या इस दिन के लिए आजाद कराया था कि आप लोग धर्म कट्टरता फैलाएंगे? एक्चुअली ये कहीं भी इनको ना धर्म से कुछ लेना है, ना इनको कावड़ यात्रियों से कुछ लेना है। इनकी घबराहट और बौखलाहट है बाय इलेक्शन उपचुनाव में जो ये हारे हैं। अब ये 10 उपचुनाव जो आ रहे हैं, इसमें ये पोलराइजेशन कर धर्म को आगे अड़ा कर, क्योंकि इन्होंने अयोध्या में मार खाई है, जितने धार्मिक स्थल थे वहां ये बुरी तरीके से हारे हैं। कहीं ना कहीं कावड़ियों की बैसाखी के सहारे तरना चाहते हैं कि हम उपचुनाव में जीत जाए। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी को जब जब ये अब धर्म के नाम पर लड़ना चाहेंगे, ये लोगों को मूर्ख बनाना चाहेंगे, तो इस देश की जनता अब शिक्षित हो चुकी है, वो अवेयर है, वो समझ रही है कि ये क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, और सम्राट सिंह जी, आप ही से अब जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बीजेपी ये कह रही है कि कोई नई बात नहीं है इसमें, उपभोक्ता का जो है वो अधिकार होता है। आप कैसे देखते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस का फरमान है, अब पट्टा लगाना होगा ठेले पर? तस्वीरें भी हमने देखी कि कुछ सामने आई हैं जहां पर नाम लिखे हुए नजर आए हैं। देखिए वर्षा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हरनाम सिंह जी इस डिबेट को दूसरे रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं। किसी भी, आप ये बताइए कि वहां पर से कोई कांवड़ यात्रा निकलेगी, भीड़ निकलेगी, तो वहां पर सुरक्षा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस ने यह आदेश जारी किया है
कि वहाँ पर जो भी होटल मकान, जो भी होटल होंगे, जो सामग्री बेचने वाली दुकानें होंगी, उनको अपना नाम सामने प्लेट में रखना होगा। कहीं पर ये नहीं लिखा है कि सिर्फ मुसलमानों को जो है नाम प्रदर्शित करने, सिर्फ हिंदुओं को प्रदर्शित करने। तो ये तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और आप ये देखिए, अपने भारत में ऐसे भी बिना आदेश के भी लोग अगर दुकानें खोलते हैं तो अपने नाम से ही खोलते हैं ज़्यादातर। तो इसमें कहाँ से कट्टरपंथी आ गई? मुझे तो नहीं लगता। ये एक सामान्य सी है। तो कांवड़ियों के भीड़ को देखते हुए, तो उनकी सुरक्षा दृष्टिकोण को देखते हुए ये स्वागत योग्य फैसला है। अगर कोई व्यक्ति अपनी दुकान का नाम सामने रखता है तो उसमें ये तो नहीं है कि मुसलमान भाई जो नाम रखेंगे या सिर्फ हिंदू भाई रखेंगे तब हम इसका विरोध करते हैं। ये सामान्य, ये हर व्यक्ति के लिए ना, वहाँ पे जो भी दुकान खोलेंगे। तो राष्ट्रीय लोकदल भाईचारे की बात करती है। मैं किसी कट्टरपंथी को जो है स्वागत नहीं करता हूँ, लेकिन इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ अपनी पार्टी की ओर से, क्योंकि इसमें सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, न किसी सिर्फ हिंदू के लिए। ये हिंदू भाई भी नाम लिखेंगे, मुसलमान भाई भी नाम लिखेंगे। ये तो सबके लिए है, सामान्य और बराबर कानून है कि सबके लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। ये डिबेट ही पूरी तरीके से जो है कांग्रेस के लोग जो है दूसरे रास्ते पर ले जाकर देश की जनता को भरमाना चाहते हैं। ठीक है फरहान जी, बात सिर्फ नाम की है कि नाम लिखना है सभी ठेले वालों को, जो भी वहां पर विक्रेता हैं उन्हें सिर्फ नाम लिखना है, इसमें धर्म का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फैसला है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए वर्षा जी, मैं बहुत गंभीरता से सबको सुन रहा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के जो प्रवक्ता थे स्वागत कर रहे थे इस फैसले का। तो ठीक है, अगर ये फैसले का आप स्वागत कर रहे हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें रोल नंबर हटा करके आप सबका नाम नहीं लिख देते, क्या दिक्कत है? लिख दीजिए। हाई स्कूल टीचर की परीक्षाएं जो होती हैं उसमें सबका रोल नंबर हटा दीजिए, सबका नाम लिख दीजिए, बहुत अच्छा रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई पक्षपात नहीं होगा। आपको जानकारी होनी चाहिए। राम राज चल रहा, राम राज भाई कौन सी परीक्षा बिना नाम के दे सकते हैं भारत के अंदर? बताइए, बिना नाम के, बिना जो है एडमिट कार्ड के आप कोई देश में परीक्षा दे सकते हैं क्या? रोल नंबर से। आप चुपचाप सुनिए, ठीक है, ध्यान रखिए सुनने का। मैंने आपके बीच में नहीं टोका टाकी की, आपने गलत तरीके से बोल रहे हैं ना, इसलिए मैं बात रख रहा हूँ। देखिए दूसरी आप थोड़ी ना बोल देंगे नेशनल टीवी पर। मैडम इनको चुप कराइए। जी जी इनको चुप कराइए। जी सम्राट जी, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपके पास भी आऊंगी। देखिए, जो फैसला है योगी सरकार का, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ धर्म को बांटने वाला फैसला है, समाज को बांटने वाला फैसला है। अगर इसमें मुझे दो चीजें दिख रही वर्षा, अगर ये फैसले से हुड़दंग मचती है और हुड़दंग में कांवड़ियों द्वारा मुस्लिम समाज की दुकानें की जाती हैं या उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? पहली चीज। दूसरी बात, क्या हो सकता है कि सरकार ने ही फैसला लिया हो कि अगर कांवड़ियों द्वारा हुड़दंग किया जाए और दुकानों को तोड़ा फोड़ा जाए तो उसके नुकसान को धर्म के आधार पर चिन्हित करके व्यक्ति को दिया जा सके या आसानी से दुकानों को बुलडोज किया जा सके। क्योंकि अभी तक चल रहा था अमृतकाल से पहले चल रहा था साम्राज्य, अब आ गया है चिंतन काल। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चिंतन काल चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी चिंता में आई है, उसने मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी मुसलमान है। अगर मुसलमान शब्द हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक विकलांग की तरह जमीन में लेट जाएगी। और 4 जून को उत्तर प्रदेश की जनता ने ये कट्टरवाद, ये धाकवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ठीक है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोग कर रही है, फिर से प्रयोग कर रही है, और इस प्रयोग के माध्यम से वो अपनी पार्टी में जान डालना। फरहान जी, लेकिन यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि ये किसी धर्म के लिए नहीं है, बस सिर्फ आपको नाम लिखना है, तो इसमें ये धर्म की बात कहाँ से आ जाती है, मुसलमानों की बात कहाँ से आ जाती है?
ऐसा है वर्षा जी, ये धर्म के लिए नहीं है तो प्रतियोगी परीक्षाओं में ही यही करवा कर देखिए ना, तो फिर आपको पता चलेगा धर्म के लिए है कि नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के प्रवक्ता बैठ के स्वागत कर रहे हैं ना, तो स्वागत नहीं कर पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में क्यों नहीं करवाते हैं आप? यही चीज करवा दीजिए कि सबको अपना नाम लिखना पड़ेगा और नंबर नहीं लिखा जाएगा। मैं मोहम्मद फरहान हूँ, हरनाम सिंह है, प्रमोद मिश्रा जी है, फला एसटी है, फला बैकवर्ड है, यही नाम लिखिए ना, तो पता चल जाएगा। सबको आरोप करना चालू हो जाएगा कि मेरा नाम लिखा है, इस वजह से मेरे साथ पक्षपात है। अब ये पक्षपात होगा। ठीक है, प्रमोद मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रमोद जी। प्रमोद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी जी सॉरी, म्यूट हो गया था। फरहान भाई के वक्तव्यों से ये तो स्पष्ट हो गया कि ये राजनीतिक विश्लेषक जरूर हैं, लेकिन एक पक्ष विशेष के पक्ष के राजनीतिक विश्लेषक के रूप में इन्होंने अपने वक्तव्यों का उद्गार जो प्रस्तुत किया है, उससे बड़ा स्पष्ट है कि वो कोई निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक नहीं। मैं आता हूं हरनाम सिंह जी के एक वक्तव्य में, जो इन्होंने अपने वक्तव्य को प्रारंभ किया कि वर्षा मौर्य जी, आपके नाम में तो सरनेम लिखा हुआ है, मेरे नाम हरनाम सिंह में सरनेम नहीं है, तो ये सिंह पता नहीं क्या होता है। खैर चलिए, आज विषय ये नहीं है। आते हैं जो फरहान भाई बोल रहे थे, इनको आपत्ति देखिए किस पे है। इनको अमृतकाल पे आपत्ति है, इनको राम राज्य से भी आपत्ति है, और इनको अब इस व्यवस्था से भी आपत्ति है। अति उत्साह में विश्लेषण करते करते ऐसा बोलते जिसपे हमारे आरएलडी के प्रवक्ता ने बीच में टोका भी था कि रोल नंबर के साथ नाम नहीं होता। अरे क्या फरहान भाई, कहाँ चले गए? कम से कम एक नेशनल टीवी पे ऐसे वक्तव्य तो ना दीजिए। लेकिन मैं आता हूँ वर्षा जी, इनके सीधे सीधे जवाबों का उदाहरण के साथ और तथ्यों के आधार पर एक बात कहता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना में तो नाम पता था ना प्रशासन के। ऐसे ऐसे गांव हैं जिसमें 100% अल्पसंख्यकों को मकान मिले हैं। हमारी कोई भी नीतियां किसी भी धर्म अथवा जाति के आधार पर समाज को विघटन की तरफ ले जाए, ऐसी कोई भी सरकारी नीति का हम संचालन नहीं करते। ठीक है। सारी योजनाओं में सबको जो भी उसके लिए क्वालिफाई करता है, धर्म अथवा जाति अथवा संप्रदाय के आधार पर, अच्छा ठीक है, कोई भेदभाव का कहीं उदाहरण नहीं। फरहान जी बिल्कुल बीच में नहीं। आप उस समय बड़े रोष में बोल करके आपने आरएलडी वाले के प्रवक्ता बंधु को आप बड़ा रोष में टोका था, तो इसलिए प्रयास मत कीजिएगा। कोई ऐसी योजना बताएं, कोई ऐसी योजना। हर घर जल योजना में क्या किसी के कोई विशेष संप्रदाय का है तो इसलिए वो वंचित रह गया हो? एक उदाहरण बताएं। प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई एक विशेष संप्रदाय का व्यक्ति हो तो इसके लिए वो वंचित रह गया हो? कोई एक ऐसा उदाहरण बताएं, कहीं पूरे देश में बताएं। ऐसा खटाखट झूठ बोलने की ये जो आदत पड़ गई है ना, और जिसके आधार पर पूरी की पूरी राजनीति और उसका ध्रुवीकरण करने की ये जो आदत हो गई है, इससे बाहर निकलिए, अपने पूर्वाग्रहों से बाहर निकलिए। राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बात करें। लेकिन विषय जो आज का है, आज का विषय है ये है उपभोक्ता को, प्रमोद जी, तो आपको ये लगता है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का फैसला है वो सही है? बनाए रखना प्रशासन का प्रशासनिक अधिकार है और इसलिए ये किया जा रहा है, तो उसको आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका फैसला मैं समझ गई, आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है हरनाम जी, मैं आपके पास से अब आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रमोद मिश्रा जी ने कहा कि इस पूरे ही मामले में योजनाओं में भी जो है सभी को फायदा मिलता है, और ऐसे में अब अगर नाम की बात आ गई है तो क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? आप क्यों इसके पीछे विरोध कर रहे हैं? देखिए, नाम तो जहां तक उस रोड पे जितने बड़े रेस्टोरेंट या ढाबे हैं, पहली बात तो जिस वक्त कावड़ की यात्रा शुरू होती है तो जितना मांसाहारी नॉन वेजिटेरियन ढाबे रेस्टोरेंट या और दुकानें वो पहले से ही बंद कर दी जाती है प्रशासन के आदेश पर, हमेशा से। अब ये बात रही कुछ रेहड़ी वाले जो कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, ये उन तक आके पहुंच गए हैं कि वहां पर वो अपने बोर्ड या निशान लगा दें। अगर ये उपभोक्ता वाली बात कर रहे हैं कि उपभोक्ता को अधिकार है कि उसको रेट पता होना चाहिए, किससे वो सामान खरीद रहा है, वो तो एक रेहड़ी छाबे वाले से आप ये चाहते हैं, तो जो अल कबीर
जो स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, सबसे बड़े बीफ के कारोबारी हैं, उनका नाम भी उजागर कराएं यूपी सरकार कि वो कौन सा चला रहे हैं। जितने स्लॉटर हाउस यूपी में चल रहे हैं उनके नाम भी उजागर करने चाहिए कि कौन उनको बेच रहा है, और यूपी में सबसे ज्यादा इस वक्त बीफ का कारोबार हो रहा है और वो कौन लोग कर रहे हैं, ये पता लगना चाहिए देश को। ठीक है, तो नाम उजागर करने वाली बात है बिल्कुल। तो हर जगह आपका कहना है हरमान जी कि हर जगह नाम उजागर होना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। फरहान जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय बड़े भाई गुप्ता जी अभी बता रहे थे कि मैंने अमृतकाल पर, राम राज्य पर सब प्रश्न उठ किया। अब ये बताइए, इस देश में इससे बड़ा राम राज्य क्या हो सकता है कि यहाँ पर बेटी से अपने ऊपर तेल छिड़क कर इंसाफ न मिलने की वजह से और आग लगा लेती है। आपके टीवी चैनल पर ही खबर चल रही। उसके बाद मणिपुर में एक बेटी को निर्वस्त्र करके टहलाया जाता है और उस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश हो जाती है, बोलने को तैयार नहीं हो। जिस तरीके से बेटियां जंतर मंतर पर बैठी रहती हैं अपने इंसाफ के लिए, ये राम राज्य रहता है और उनको इंसाफ नहीं दिया जाता, बल्कि उनके ऊपर लठ बजाई जाती है। नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है और जानते हैं उनके रोजगार की व्यवस्था तो छोड़िए, और उनके लिए लठ की व्यवस्था की हुई है कि अगर धरना प्रदर्शन करने आए रोजगार के नाम पर, लठ खाओगे, पैर हाथ तोड़ करके घर में बैठा दिए जाओगे, ये व्यवस्था है। तो आप अगर राम राज्य कहते हैं तो फिर वो राम राज्य कैसा होगा? ठीक है, तो आप राम राज्य कहते हैं, इस अधर्म के राज्य को राम राज्य कहा जाएगा, तो फिर राम के राज्य का कौन उल्लेख करेगा? राम के राज्य में जो राम का असली राज्य था, उस राज्य में शेर और हिरन एक साथ पानी पिया करते थे। आज न शेर को पानी मिल रहा है और न हिरन को पानी मिल रहा, दोनों भूखे मर रहे हैं जंगल में, और जंगल को काटने वाले को बचाया जा रहा है। ये है राम राज्य, इसको कलयुग राज्य है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और सम्राट जी, आपको भी मैंने सुना और आपने भी कहा कि ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर नाम सामने आ रहा है। अगर ऐसे में अगर नाम यहाँ ठेले वाले, रेहड़ी वालों के आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हर जगह अब नाम होना चाहिए, जाति होना चाहिए, धर्म होना चाहिए? ऐसे तो सब जगह इस तरह से अगर दिखा तो कहीं ना कहीं इस तरह के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी सामने आ सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, पहले से भी इस आदेश के आने के पहले भी हमारे देश में ज़्यादातर रेस्टोरेंट और दुकानों में स्वेच्छा से अपने नाम से ही लोग दुकानें खोलते हैं। इसमें कहाँ कोई जो है उनसे आदेश करने जाता है कि आप अपनी दुकान का नाम अपने नाम से रखिए, वो तो अपने आप से रखते हैं। तो इन लोगों का क्या कहना है कि जो लोगों ने अपने नाम से दुकान रखी है वो इस देश के जो विरोधी है, कट्टरपंथी फैला रहे हैं वो। इनको इतनी समझ नहीं है। देखिए, समस्या ये है कि फरहान भाई और कांग्रेस के लोगों को आजकल पूछ नहीं रहा, ये अपने मन से बैठे बैठे मुद्दों को जो है कट्टरपंथी मुद्दों से जोड़कर टीवी चैनल पे आके बैठना चाह रहा है। इनको कोई नहीं पूछ रहा है, समस्या यही है। तो ये क्या करे, क्या बैठे बैठे एक आदेश को जो कांवड़ यात्रियों को सुरक्षा पहुंचाने के लिए एक फैसला लिया गया है, उस पर भी इनको कट्टरपंथी दिख रही है। ठीक है, प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। फरहान भाई मणिपुर तक पहुंच गए। मैंने कहा ना कि वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, एक किसी दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो फिर से उनके वक्तव्य से पता लग गया। नहीं तो उसमें समालोचना हो सकती थी, आलोचना कर रहे हैं खाली। तो समालोचना अगर करें तो राजनीतिक विश्लेषक ये शब्द ज्यादा उपयुक्त होगा। ये उदयपुर का कन्हैया लाल का केस नहीं उन्होंने बताया, जरा उस पर भी बता दीजिए कि जो कन्हैया लाल की गला रेत कर जो हत्या की गई थी, उस पर आपके क्या वक्तव्य हैं? अभी परसों कर्नाटक में जो आरक्षण की सुविधा लागू की गई है, 75% यहीं के लोग रहेंगे, बाहरी लोगों के लिए अब स्थान नहीं है। और संप्रदाय के नाम पर कर्नाटक सरकार, कांग्रेस की सरकार जो आरक्षण और नौकरियों की व्यवस्था कर रही है, उस पर आपका विरोध नहीं है। जरा उसका भी उदाहरण प्रस्तुत कर देते। राजनीतिक विश्लेषक के नाम पर, एक निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक के नाम पर
नहीं करेंगे आप। क्यों? क्योंकि आप पूर्वाग्रह से भी ग्रसित हैं और आप दुराग्रह से भी ग्रसित। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपके, ठीक है, जवाब भी आ रहा है फरहान जी का, उनको भी सुन लेते हैं। दल को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रिप्रेजेंट, ठीक है फरहान जी, जल्दी से अपना जवाब। जिसमें सैकई ने सिर्फ 10 सेकंड फरहान जी। के लिए, दलितों के लिए, प्रमोद जी अब सुन लेते हैं। जिसमें सैकई में जन्मदिन की पार्टी मनाई जा रही थी, बॉलीवुड के स्टार कलाकारों को बुला करके दलितों अथवा वंचितों अथवा लोगों के लिए, उसके बारे में भी अपना वक्तव्य। प्रमोद जी, अब मुझे इस चर्चा को समाप्त करना है, हम जल्दी से फरहान जी को भी सुन लेते हैं, आखिर उनका पक्ष क्या है। जी देखिए, प्रमोद जी ने जल्दी से अपने जवाब दीजिएगा। जी नहीं, हम कह रहे हैं आपने नासिर जुनैद की बात की, आपने किसानों की बात की, किसानों के व्यक्तित्व को किस तरीके से माला करके उनके पैर को छूकर स्वागत किया गया। ठीक है, ठीक है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेरे पास वक्त सिर्फ इस चर्चा में इतना ही था। फरहान जी आपका बहुत शुक्रिया, सम्राट जी और प्रमोद जी आपका भी बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ हरनाम जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब हर ठेले वालों, रेहड़ी वालों को अपने नाम का जो पट्टा है वो लगाना होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसमें कोई नई बात नहीं है, तो वहीं जो विपक्ष अब इसको लेकर लगातार हमलावर है। आगे ये जो फरमान है वो क्या नया मोड़ लेता है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।